विषय केंद्रित अधिगम उपागम यानी कि अधिगम प्रणाली जिसमें विषय को क्या है केंद्र में रखा गया हो, ठीक है, जिसे सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच भी कहा जाता है। अधिगम प्रक्रिया में विषय का स्वरूप एवं उसकी उपयोगिता हमेशा उत्तरदायी रहता है, ठीक है। अधिगम अध्यापन क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा क्या होता है? विषय होता है। अगर विषय ही आपने सही नहीं चुना है, अगर आपके पाठ्यक्रम में विषय ही अच्छा नहीं है, जो कि समाज के उपयोगी नहीं है, तो वो अधिगम अध्यापन प्रणाली जो है वो उचित नहीं हो सकता है। जो विषय समाज के लिए उपयोगी होते हैं तथा समाज में जिनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है, उस विषय से समाज को अधिक अपेक्षाएं होती हैं। उस विषय के उद्देश्य भी व्यापक होते हैं तथा उसमें अधिक से अधिक अनुसंधान भी होते हैं। इस प्रकार विषय की प्रकृति के आधार पर उस विषय का पाठ्यक्रम विस्तृत हो जाता है। तो विषय केंद्रित अधिगम उपागम में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है सिर्फ विषय के ऊपर, ठीक है। उदाहरणार्थ विज्ञान एवं गणित विषयों को वर्तमान समय में अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन विषयों के अधिगम में व्यापकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके विपरीत जिन विषयों की समाज में उपयोगिता नहीं होती है, उन विषयों का अधिगम भी विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि उन विषयों के उद्देश्य भी सीमित होते हैं तथा उनके विषय में किए जाने वाले अनुसंधानों का क्षेत्र भी सीमित होता है। तो देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल्स में विज्ञान हो, गणित हो, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन हिंदी जैसे सब्जेक्ट को उड़िया हो, उड़िया को भी उड़ीसा में इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन अगर आप हिंदी देखें तो क्लास में अगर 50 बच्चे हों तो 9 या 10 बच्चे वहाँ पे हिंदी लिए होंगे, ठीक है। तो इतना उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है उनको कि जो विज्ञान गणित है ये बच्चों को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि और जो जिन सब्जेक्ट्स को हम मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं, लगता है कि वो बच्चों को आगे नहीं ले जा सकता। अब इसकी कारण क्या है? क्योंकि कभी उन उन सब विषयों के बारे में कभी चर्चा किया ही नहीं जाता है, ठीक है। जितना गणित और विज्ञान के क्षेत्र में जितना अनुसंधान हुआ है, जितने वे गणित और विज्ञान विषय जितने मतलब प्रोग्रेस किए हैं, हिंदी विषय को अगर हम देखेंगे तो उतना उसके बारे में अगर अनुसंधान हुआ भी हो तो उसका ज्ञान छात्र छात्री के पास नहीं है, ठीक है। विषय केंद्रित उपागम का अधिगम प्रक्रिया में क्या योगदान है उसे देखेंगे। विषय केंद्रित उपागम द्वारा अधिगम प्रक्रिया में प्रस्तुत योगदान को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए विषय के उद्देश्य। विषय के उद्देश्यों का निर्धारण प्रभावशाली अधिगम का मार्ग प्रशस्त करता है। जब तक आपको विषय का उद्देश्य नहीं पता है, आप क्या ही पढ़ाएंगे बच्चों को। अगर आपको उद्देश्य पता है तब ना आप उस उद्देश्य के हिसाब से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि उस उद्देश्य की पूर्ति जो है आपका लक्ष्य होगा, है ना। जिस विषय के उद्देश्य व्यापक होंगे उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विविध उपाय संपन्न किए जाएंगे। परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से अधिगम संभव होगा। इसके विपरीत जब विषय के उद्देश्य सीमित होते हैं तो उस विषय का अधिगम भी सीमित रूप में संपन्न होता है, क्योंकि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले उपाय भी सीमित रूप से संपन्न होते हैं। तो देखिए, अगर विषय का जो उद्देश्य है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर विषय का उद्देश्य व्यापक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो टीचर है वो अच्छे से पढ़ाएगा भी, क्योंकि उसके उद्देश्य जो है व्यापक है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे सीमित है, उसके उद्देश्य सीमित हैं विषय के, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी से वो विषय से निपट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए विषय का उद्देश्य हमेशा कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए। विषय का स्वरूप। अधिगम विषयों में अनेक प्रकार के विषय ऐसे होते हैं जिनमें तथ्यात्मक ज्ञान की अधिकता होती है तथा व्यवहारिक ज्ञान का अभाव पाया जाता है। जैसे इतिहास विषय में तथ्यात्मक ज्ञान अधिक होता है तथा इनमें प्रयोग प्रदर्शन की संभावना बहुत कम होती है। इससे विषय का अधिगम नीरस और सीमित रहने की संभावना होती है। इसके विपरीत विज्ञान विषय में अधिगम में
सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय पाया जाता है, अर्थात विज्ञान में तथ्यात्मक ज्ञान के साथ साथ प्रयोग प्रदर्शन का आधिक्य होता है, इसलिए इसका अधिगम भी व्यापक होता है। तो देखिए विषय का स्वरूप। अब गणित हो या विज्ञान हो, उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि विज्ञान में देखिए थ्योरी होता है प्लस प्रैक्टिकल होता है। बच्चे थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद खुद प्रैक्टिकल करते हैं, इसीलिए वो क्या है, ज़्यादा सरस होता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप गणित देखें, गणित में भी सुनते भी हैं लोग, उसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन होता है, इसलिए वो क्या होता है, सरस लगता है। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, क्या उसमें प्रैक्टिकल्स होता है? हाँ, उसमें बताया जाता है कि आप इस जगह में बच्चों को लेके जाइए, ये दिखाइए, प्रत्यक्ष रूप से दिखाइए। लेकिन क्या ये सब स्कूल्स में होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए इतिहास क्या है, नीरस लगता है बच्चों को। तो विषय का स्वरूप क्या है, हमेशा सरस होना चाहिए। जितना तथ्यात्मक ज्ञान दिया जा रहा है, उतना व्यवहारिक ज्ञान भी वहाँ पे रहना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं प्रयोग करके खुद सीख पाएँ। ठीक है। तो विषय का स्वरूप जो है, कुछ तथ्यात्मक भी होना चाहिए और कुछ व्यवहारात्मक भी होना चाहिए। विषय की उपयोगिता। विषय की उपयोगिता भी अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो विषय समाज में उपयोगी सिद्ध होते हैं, उनके विकास हेतु शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण प्रयास किए जाते हैं तथा नवीन अधिगम विधियों की खोज की जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे विषय की उपयोगिता के कारण अधिगम विकसित होता है। इसके विपरीत जो विषय कम उपयोगी होते हैं, उनकी अधिगम प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। अतः विषय की उपयोगिता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यहाँ देखिए विषय की उपयोगिता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गणित और विज्ञान को ही हम लेते हैं। हमारा +2 के बाद क्या होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। वहाँ पे गणित विज्ञान ये सब आपको ज़रूरी है, लेकिन क्या वहाँ पे हिंदी का होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए लोग क्या सोचते हैं, या फिर हमारा समाज ही क्या सोचता है कि जो गणित विज्ञान है ये समाज के उपयोगी है, समाज के काम आता है। लेकिन सिर्फ जो भाषाविद हैं, सिर्फ वो उन्हीं को पता होगा कि जो भाषा की क्लासेस हैं, जो भाषा के विषय हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये गणित विज्ञान इतिहास भूगोल वगैरह। ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या है, जो भी सब्जेक्ट्स समाज के उपयोगी हैं, वे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। किसके लिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। लेकिन हम स्कूल्स में जो भी पढ़ते हैं, सभी के सभी क्या है, समाज उपयोगी है। लेकिन कुछ का जो है, मतलब लोगों का मानना है कि ये विषय कुछ हैं जो ज़्यादा उपयोगी हैं, ये अनुपयोगी हैं। क्योंकि उनको जो जो भी सब्जेक्ट्स लोगों को लगता है कि ये अनुपयोगी हैं, ठीक है, उनकी जो उपयोगिता है हमें उनको बताना है। ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स एक टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, अगर वो उस विषय का जो उपयोगिता है वो बच्चे को ना बताएगा, तो बच्चे को क्या लगेगा कि भाई ये इतना ज़रूरी नहीं है जीवन के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। तो क्या है, जो भी उपयोगिता है विषय का, छात्र तक अवगत कराना चाहिए। और अधिगम प्रणाली के लिए उपयोगी विषय का ही चयन करना चाहिए। कुछ अगर आप सब्जेक्ट्स का लें तो कुछ सब्जेक्ट्स में देखिएगा ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका कोई मतलब बाहरी जीवन से लेना देना नहीं होता है, बहुत काल्पनिक होते हैं। ठीक है। तो वो काल्पनिक जो भी टॉपिक्स हैं, वो भी क्या हमारे जीवन में कभी काम आएंगे? जो कल्पना से लिखे गए हैं सिर्फ, क्या वो कभी हमारे जीवन में काम में आएंगे? नहीं। जो यथार्थ में होंगे, जिसका मतलब कुछ वास्तविकता से कुछ लेना देना होगा, कुछ वास्तव होगा, जो कि बच्चे जो है अपने आसपास उसको महसूस कर रहे होंगे, वो क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उपयोगी होगा। तो इसीलिए विषय की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है विषय की सार्वभौमिकता। जो विषय सार्वभौमिक स्तर के होते हैं, उनका अधिगम व्यापक स्वरूप में होता है। पर्यावरण विषय वर्तमान समय में सार्वभौमिक विषय है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण रोकने एवं पर्यावरण संरक्षण के अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इस प्रकार के विषयों का अधिगम स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। तो देखिए विषय की सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सलिटी ऑफ सब्जेक्ट।
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है पर्यावरण। अब आप देख ही सकते हैं कि चारों तरफ क्या है, पर्यावरण प्रदूषित है। तो इसीलिए अगर स्कूल में आप पर्यावरण के विषय में पढ़ाएं तो बच्चे क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दिन व दिन वो क्या देखते हैं, अपने आसपास प्रदूषण देखते हैं। इसलिए अगर पर्यावरण आप पढ़ाएंगे तो वो क्या ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। इसीलिए अगर जो सार्वभौमिक स्तर पर फैला हुआ है, अगर वैसे सब्जेक्ट्स को हम लें तो वो अधिगम प्रणाली को ज़्यादा सरस बनाएगा। विषय संबंधी अनुसंधान। जिन विषयों में अनुसंधान की संभावना अधिक होती है उन विषयों का अधिगम भी व्यापक और प्रभावशीलता होता है। इन विषयों में अधिगम संबंधी अनेक प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं तथा इनके परिणाम का अधिगम प्रक्रिया में समावेश किया जाता है। इस प्रकार इन विषयों का अधिगम विकसित एवं व्यापक हो जाता है। विज्ञान विषय इसका प्रमुख उदाहरण माना जा सकता है, क्योंकि विज्ञान विषय में अनुसंधान की प्रबल संभावना रहती है। देखिए, जो भी विषय होता है अगर उस संबंधी अनुसंधान के बारे में आप सबको पता है, बच्चों को अगर पता है, तब बच्चों को लगता है कि नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट विषय है, एक इंटरेस्टेड विषय है। लेकिन अगर कुछ विषय हैं जिनकी अनुसंधानों के बारे में बच्चों को पता नहीं है तो वे क्या है, उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। सपोज अब चंद्रयान का आप देख लें, ठीक है, तो वो क्या है, विज्ञान की ही देन है। अब बच्चों को क्या लगेगा, भाई विज्ञान जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम हिंदी का देखें तो हिंदी के बारे में कहाँ क्या अनुसंधान हो रहा है, क्या किसी को पता चल रहा है? टीचर भी उतना मतलब सीरियस नहीं है कि वो हिंदी में क्या क्या अनुसंधान कार्य चल रहे हैं वो बच्चों को बताए। इसीलिए बच्चों को क्या लगता है कि नहीं, विज्ञान जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो हैं वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। इसलिए टीचर को क्या है, हमेशा विषय संबंधी जो भी अनुसंधान कार्य चल रहे हैं उनके बारे में छात्रों को बताना चाहिए, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो सरस बन सके। उसके बाद है विषय संबंधी संसाधन। विषय से संबंधित संसाधन यदि उपलब्ध होते हैं तो अधिगम भी सार्थक एवं तीव्र गति से होता है। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य सामग्री एवं कंप्यूटर का प्रयोग संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर है। अतः विषय का प्रभावशाली अधिगम विषय संबंधी संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर है। संसाधन यानी कि रिसोर्सेस, ठीक है, जिसे हम TLM भी कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अगर आप किसी विषय के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स लेके जाते हैं तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और वो सब्जेक्ट क्या है, बहुत आसानी से आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, और बच्चे भी उन रिसोर्सेज को देख के बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप बिना दृश्य श्रव्य सामग्री के जा रहे हैं, सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं, तो बच्चे आसानी से समझ नहीं पाएंगे, ना ही वो समझने के लिए वो चाहेंगे, ठीक है, वो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। तो इसीलिए विषय संबंधी संसाधन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। उसके बाद है अधिगम विधियाँ। जिन विषयों की अधिगम विधियों का संबंध सिद्धांत एवं विचारों से होता है उनका अधिगम भी विस्तृत एवं व्यापक होता है, क्योंकि इन विषयों में विचारों, कल्पनाओं एवं सिद्धांतों का समावेश होता है। अतः ऐसे विषयों के अधिगम के लिए वर्णनात्मक एवं विस्तृत विधियों का प्रयोग, जिससे अधिगम सार्थक बन जाता है। इस प्रकार की अधिगम विधियां भी प्रभावशाली अधिगम का एक महत्वपूर्ण साधन है। आपको बहुत सारी अधिगम विधियां मालूम होंगे, ठीक है, अगर आप बीएड किए हैं, रेगुलर बेसिस में बीएड किए हैं, आपको अधिगम विधियों के बारे में पता होगा, लर्निंग मेथड्स। जब तक आपके पास कोई इंटरेस्टिंग लर्निंग मेथड नहीं है तब तक आप बच्चों को सुकून से बैठा नहीं सकते हैं कक्षा में। तो अगर आपके पास कोई लर्निंग मेथड आपको पता है या फिर कोई टीचिंग मेथड पता है, जैसे कि TLM लेके पढ़ाना है या फिर किसी कहानी विधि में पढ़ाना है, नाटक विधि में पढ़ाना है, बहुत सारे मेथड्स रहते हैं। अगर आप जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के अनुसार, उस टॉपिक के लिए जो भी मेथड ठीक बैठता है, उस मेथड के अनुसार आप अगर पढ़ाएंगे तो क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा जो है सही रहेगा,
ठीक है। तो विषय केंद्रित अधिगम उपागम में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है केंद्र में क्या रहेगा, विषय रहेगा। तो विषय की उपयोगिता आपको देखना है, ठीक है। विषय का उद्देश्य देखना है, अधिगम विधियों को भी देखना है, विषय के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए वो देखना है। इन सबको मतलब कुल मिलाकर आपको टॉपिक को जो है केंद्र में रखकर आपको टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को ख़त्म करना है, ठीक है।